हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ज़ोडिएक एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग ज़ोडिएक एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। देखो यार, हो क्या रहा है कि इस स्टॉक के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले एक साल में ही 464% की रिटर्न्स बनाकर दी है कंपनी ने। अगर हम शुरू से अभी तक की बात करें तो अप्रोक्स 1600% के रिटर्न्स बने हैं जब से ये मार्केट में लिस्ट हुई है। तो देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है और कंपनी काफ़ी छोटी है। तो लोग सोच रहे हैं कि अभी कंपनी छोटी है लेकिन आगे चलकर मिड कैप या लार्ज कैप बन जाती है तो फिर हमारे रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड होकर बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं। ठीक है, चलो क्या ये पॉसिबल है या नहीं ये भी अभी हम समझेंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी की। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 925 करोड़ की। ठीक है, काफ़ी छोटी कंपनी है। एंड स्टॉक पी की बात करें तो 84.3 की है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 40 की है। ठीक है, 40.8 की। तो इंडस्ट्री के मुकाबले में 2 गुना है पी स्टॉक का। उसके बाद आर एंड आर देखें तो ये बेहतरीन है 22.5 और 26.2। चलो ये ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक है, 0.85 है, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्ट है 40.5 करोड़ की। फ्री कैश फ्लो है 13.8 करोड़ की। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो देख सकते हो अप्रोक्स 73% की होल्डिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो प्लेस्ड नहीं है। अभी करेंट प्राइस की बात करें तो 632 है, बुक वैल्यू है 32.5 की। एंड उसके बाद 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो हाई है 632 की जो कि अभी ट्रेड कर रही है जिस प्राइस पर, एंड लो है 98.4 की। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है, फेस वैल्यू है 10 रुपये की। ईपीएस है 7.5 रुपये की। और यहाँ पर पेग रेशियो की बात करें तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, 2.95। तो देखा जाए तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, पी रेशियो के अकॉर्डिंग भी देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी के टाइम पर। तो अभी के टाइम पर अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हो तो ये चीज़ें देख लेना कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो अपने पी को करेक्ट करने के लिए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर सकती है। ठीक है, 84 की पी है तो वहाँ से गिर कर बहुत नीचे आ सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पर पेग रेशियो की भी बात करें तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, 2.95 है, अप्रोक्स 3 की मान सकते हो। तो यहाँ पर ओवर वैल्यूड है स्टॉक। तो अभी बाइंग करने के लिए ये सही समय नहीं होगा। ऑल टाइम हाई के लेवल पर स्टॉक पहुंची हुई है, एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है। उसके बाद अगर हम कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो देखो ठीक ठाक है। मार्च 2021, 22, 23, 24 100 करोड़, 143 करोड़, और फिर यहाँ पर घट गई बीच में थोड़ी सी, 138 पर आ गई। और उसके बाद फिर 220 करोड़ जो कि इस बार का है, जो कि बेहतरीन है। हमने डिस्कस भी किया था इस बार के रिजल्ट के ऊपर। एंड यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट 4 करोड़, 5 करोड़, फिर यहाँ पर डिक्लाइन हुई क्योंकि इनकम भी जो सेल्स थी वो भी घटी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ गई है और 11 करोड़ हो चुकी है नेट प्रॉफिट। बीच में थोड़ी सी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिली है हमें FY23 में, नेट प्रॉफिट के अंदर भी और सेल्स के अंदर भी। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो ठीक है, इस बार का तो और भी बेहतरीन है परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो। उसके बाद अगर हम कंपनी के अंदर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी बेहतरीन है, डबल डिजिट्स के साथ यहाँ पर सेल्स ग्रो हुई है कंपनी की। देख सकते हो 10 साल में 37%, 5 साल में 28, 3 साल में 30 और TTM में 60। उसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी डिसेंट है, 10 साल में 58%, 5 साल में 29%, 3 साल में 35%, और TTM में बहुत बेहतरीन है, 3 डिजिट्स के साथ है, 257%। चलो आगे यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो देखो ये भी बेहतरीन है, ट्रिपल डिजिट के साथ है। 5 साल में 111%, 3 साल में 226% और 1 साल में 480% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राइस बढ़ी है। तो इन्वेस्टर्स को इसी हिसाब से रिटर्न्स भी बेहतरीन मिले होंगे। अगर अभी तक कोई होल्ड कर रहे हो तो उनको बहुत ही बढ़िया
रिटर्न्स मिले होंगे। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी डबल डिजिट्स के साथ देखने को मिल रही है और ये भी ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। अगर इतनी अच्छी सेल्स ग्रो हुई है, प्रॉफिट बढ़ी है, तो फिर यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईआईज की एंट्री क्यों नहीं है भाई? इंटरेस्ट क्यों नहीं वो लोग ले रहे हैं इस कंपनी के अंदर? ये भी आपको सोचकर चलना चाहिए। देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो ये ठीक है, अप्रोक्स 73% की होल्डिंग है। बाकी यहाँ पर देखें तो पब्लिक की होल्डिंग है 27% की। ठीक है, तो देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। प्रमोटर्स की तो चलो ठीक है, लेकिन बीच में एफआईआईज एंड डीआईआईज की भी होल्डिंग होती कुछ परसेंट भी, तो हमें एक पॉजिटिव देखने को मिलती यहाँ पर। और देखो, एफआईआईज एंड डीआईआईज जो होते हैं वो इस प्रकार की छोटी छोटी कंपनियों से दूर ही रहते हैं। अगर हम इसी सेक्टर की एक और कंपनी के बारे में बोलें जिसका नाम है एपीएस, इसका भी मार्केट कैप काफ़ी कम है, 700-800 करोड़ ही है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि एफआईआईज एंड डीआईआईज का भी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। हमने डिटेल्स में डिस्कस भी किया था इस कंपनी के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, और इस कंपनी के अंदर एफआईआईज एंड डीआईआईज की भी होल्डिंग थी अप्रोक्स 1-2% इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एफआईआईज एंड डीआईआईज इन्वेस्ट नहीं किए हैं। पहली बात तो छोटी कंपनियों में एफआईआईज एंड डीआईआईज इंटरेस्टेड कम ही होते हैं। जो इस प्रकार की एकदम छोटी छोटी कंपनियां होती हैं माइक्रो कैप टाइप की, उनके अंदर इंटरेस्ट कम लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस वजह से एफआईआईज एंड डीआईआईज फंसना नहीं चाहते हैं इस प्रकार की कंपनियों में। एंड ऑपरेटर्स का गेम भी बहुत ही ज़्यादा चलता है इस प्रकार की कंपनियों में। छोटी छोटी कंपनियों में पंप एंड डंप कराने का काम करते रहते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं पंप एंड डंप के चक्कर में। देखो, अभी यहाँ पर एक और नेगेटिव चीज़ ये है कि ये जो स्टॉक है फिलहाल ईएसएम स्टेज 2 में है, और यहाँ पर प्राइस बैंड लगा हुआ है 2% का। अपर प्राइस बैंड है 2% का, लोअर प्राइस बैंड है 2% का। जब बढ़ेगी तो 2% की अपर सर्किट लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं, और गिरेगी तो 2% की लोअर सर्किट लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो ईएसएम स्टेज 2 की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है इसके शेयर में, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन देख सकते हो लगातार जो शेयर है ये अपर सर्किट के साथ बढ़ रही है। बाइंग क्वांटिटी की बात करें जो कि कल की है, ये 98,702 की है। तो देखा जाए तो बहुत ही तेज़ी से स्टॉक बढ़ रही है। सिर्फ 2% की प्राइस बैंड है, फिर भी अपर सर्किट के साथ बढ़ रही है। अगर 5% की रहती तब तो और भी तेज़ी से बढ़ती है ना। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या अभी हम अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो सही होगा। तो जैसा कि हमने इनके फंडामेंटल्स देखते वक्त बोला था कि अभी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, अपने हाई के लेवल पर पहुंची हुई है एंड ओवर वैल्यूड है पेग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वैसे तो देखा जाए तो पूरा स्टॉक ये रिस्की है। ठीक है, छोटी कंपनी है तो रिस्की तो है ही, लेकिन इस प्राइस पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये और भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। रिस्क को कम अगर आपको करना है यहाँ पर इन्वेस्ट करके, तो कोशिश करना कि ज़्यादा ज़्यादा डिस्काउंट के साथ यहाँ पर हम इन्वेस्ट करें। अब देखो, हो सकता है कि मेरी ये बात से कुछ लोग मतलब क्या बोले, नेगेटिव कमेंट्स करें कि नहीं ऐसा नहीं होता है, फिर प्राइस आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये उनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग होगी। मैं वैसे कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं इस प्राइस पर भी इन्वेस्ट करूँ तो ये कर सकते हो आप। ठीक है, आपकी पर्सनल डिसीजन है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इस प्राइस पर तो यहाँ से कहीं भी जा सकती है। ऊपर गई तो भगवान भरोसे, चलो ठीक है, किस्मत अच्छा रहा तो चल जाएगा ऊपर, और बढ़िया प्रॉफिट भी हो सकती है अगर ज़्यादा ऊपर जाती है तो। लेकिन यहाँ से अगर गिरेगी तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट आएगी, और जब आप सेल करने जाओगे तो सेल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर लोअर सर्किट के साथ गिरेगी। देख सकते हो ये जो स्टॉक है ये बढ़ती है तो अपर सर्किट के साथ, और गिरती है तो लोअर सर्किट के साथ, देख सकते हो। और यहाँ पर
हमेशा हमें देखने को मिल रहा है कि भी शेप रिकवरी हुई है। ठीक है, देख सकते हो ज़्यादातर समय में यहाँ पर भी शेप रिकवरी के साथ स्टॉक प्राइस बढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्राइस है वो गिरेगी तो लोअर सर्किट के साथ गिरेगी। अगर आप इस प्राइस पर इन्वेस्ट करके रखोगे तो आप बेच भी नहीं पाओगे जब गिरने लगेगी तो। ठीक है, और यहाँ पर देखो जैसा कि हमने बोला कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं पंप एंड डंप करके। स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ते प्राइस में ही इन्वेस्ट करते हैं इधर के प्राइस पर। जैसा कि अभी हम बोल रहे थे, इधर के प्राइस पर इन्वेस्ट करेंगे और ऑपरेटर्स यहाँ से बेच कर निकलेंगे तो धड़ाम से प्राइस गिरने लगेगा। गिरने लगेगा तो आप बेच भी नहीं पाओगे, गिरकर इधर आएगी और जब यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट होगी तो फिर आप बेचोगे और लॉस बुक करोगे। उसके बाद फिर से ऑपरेटर्स यहाँ पर बाइंग करके शेयर को पंप करेंगे और ये बढ़ते चला जाएगा। तो फिर आप सोचोगे कि यार अब बढ़ रही है, अब इन्वेस्ट करते हैं। अभी इधर इन्वेस्ट किया आपने और फिर से यहाँ पर डंप करना स्टार्ट कर दिया, ऑपरेटर्स ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया और प्राइस फिर से इधर गिर कर आ गया। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं छोटी छोटी कंपनियों के अंदर। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए, सोच समझकर ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इन्वेस्ट उतने ही अमाउंट्स करना चाहिए जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देनी है। सिर्फ सेक्टर को देखकर कि यार सेक्टर बहुत ही बढ़िया है और कंपनी छोटी है तो आगे चलकर ग्रो कर सकती है। देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी खराब है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ हमने देखा कंपाउंडेड में, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, डिसेंट है। अगर उसी प्रकार से आगे भी बढ़ती चली जाती है तो बिल्कुल यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। वैसे तो मिली भी है पहले, लेकिन आगे भी मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा होना सभी कंपनियों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है, लेकिन उनमें से कुछ कंपनी ही आगे तक ग्रो कर पाती है, बाकी डूब जाती है, मार्केट से आउट भी हो जाती है। तो इसलिए छोटी कंपनियों में आपको हमेशा रिस्क कम ही लेना चाहिए, उतने ही अमाउंट्स लगाओ जितना कि आप लॉस लेने को तैयार हो। वो अगर लॉस भी हो जाए तो आपको इससे कुछ खास फर्क ना पड़े। साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स रखें। जैसे रिन्यूएबल सेक्टर में अगर आपको इसको रखना है तो रख सकते हो, और एक सेक्टर के दो स्टॉक्स रख सकते हो, एक लार्ज कैप टाइप की या मिड कैप टाइप की, और एक इस प्रकार की रिस्की कंपनियां रख सकते हो अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो। एंड इसके अलावा आप अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स रख सकते हो। जैसे डिफेंस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो और भी कंपनी जैसे हैं मजगांव डॉक या फिर एमटारटेक, ये सब जो कंपनियां हैं, एचएएल, इन सब में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च एंड स्टडी करनी है। अभी सिर्फ हम एग्जांपल के लिए इन स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफेंस हो गया, इसके अलावा केमिकल सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड एआई सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें काफ़ी अच्छी कंपनी एक है परसिस्टेंट। ठीक है, छोटी कंपनी की बात करें तो यहाँ पर यह है नेटवेब। एंड केमिकल के अंदर देखें तो केमिकल के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां हैं। छोटी कंपनी के अंदर देखें तो यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक्स है, बड़ी कंपनी के अंदर देखें तो पीआई इंडस्ट्रीज है, एसआरएफ है, दीपक नाइट्राइट है। तो ये सब कंपनीज हो सकती हैं। इसके अलावा आप एनबीएफसी सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, रिस्क को कम कर सकते हो। एनबीएफसी के अंदर भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं। अगर आपको बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो आप बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस के साथ चल सकते हो। एंड छोटी कंपनियों में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है। इसके अलावा एसबीएफसी फाइनेंस है जो कि काफ़ी रिस्की है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग सेक्टर्स में। ठीक है, और भी काफ़ी सारी सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी वगैरह। ये सब जो सेक्टर्स का नाम अभी मैंने लिया, ये फ्यूचर सेक्टर है, फ्यूचर में इनकी डिमांड रहेगी ही रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ ईवी के अंदर भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, ये सब में आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अपनी रिसर्च के बाद ही लेना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपको एकदम मिनिमम अमाउंट्स यहाँ पर लगाने हैं जितना कि लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो।
उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं वो लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर आपने नीचे के प्राइस पर इधर इधर या इधर इन्वेस्ट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, रिटर्न्स तो अभी बहुत बेहतरीन मिल रहे होंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो आपने कैपिटल लगाए हैं, जो पैसे आप इन्वेस्ट किए हो, उस कैपिटल को आप सिक्योर कर सकते हो, उस अमाउंट को निकाल सकते हो। बाकी के जो प्रॉफिट वाली अमाउंट होंगी उसे आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रख सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका विजन है तो इससे जो आपकी कैपिटल है वो सिक्योर हो सकती है और उस कैपिटल को आप एज अ कैश के तौर पे रख सकते हो या फिर कोई दूसरी और भी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार की आपकी सोच होनी चाहिए। बाकी अगर आपको मन है कि नहीं मैं पूरा अमाउंट रखूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया कंपनी ग्रो करेगी, तो ये आपकी टोटली पर्सनल चॉइस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी डिसीजंस लेना, ठीक है, या फिर अपनी खुद की रिसर्च एंड स्टडी करके डिसीजंस लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। आगे ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, 5 साल तक या 10 साल तक कंपनी टिकती है या नहीं, ये कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम पॉजिटिवली देखें तो चलो अच्छी बात होगी, अगर जो इनकी मार्केट कैप है 900 करोड़ की, अगर ये 9000 करोड़ तक भी पहुंच जाती है तो अभी अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखोगे वो जो अमाउंट है आपका 10 गुना हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। 9000 करोड़ से 90,000 करोड़ तक अगर पहुंच जाती है तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो 100 गुना बन जाएंगे, ठीक है, अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया और मल्टीबैगर रिटर्न्स हो सकती है। लेकिन इतना इजी भी नहीं होता है कि ये जो कंपनी अभी 900 करोड़ की है ये तुरंत से 9000 करोड़ पर पहुंच जाएगी या फिर 90,000 करोड़ पर पहुंच जाएगी। तो इसमें टाइम भी लगेगा और देखते हैं कैसी कंपनी के अंदर ग्रोथ रहती है। अगर फ्यूचर में भी उसी प्रकार से कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहती है तो फिर डेफिनेटली आगे चलकर कंपनी की जो मार्केट कैप है ये 9000 करोड़ या फिर 90,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, अगर इसी प्रकार से कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी आगे ऐसा ही हो। पास्ट के परफॉर्मेंस को देखकर हम फ्यूचर को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। तो चलेगी तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि देखो होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो हमारे भाई लोग हैं वो कोई स्टॉक के ऊपर जब इन्वेस्ट करते हैं तो उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, मतलब सही चीज़ें मानने को तैयार ही नहीं होते हैं और मतलब इतना इमोशनल हो जाते हैं कि ज़बरदस्ती बोलेंगे कि कंपनी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास होना ठीक बात है लेकिन इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद हमारे कुछ भाइयों के नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले जो लोग इस स्टॉक से इमोशनली अटैच्ड हैं। तो चलो ये आपकी पर्सनल थिंकिंग है, बाकी मेरा फ़र्ज़ था आप सभी को बताना कि किस प्रकार से अपने रिस्क को मैनेज करें, चाहे ये स्टॉक हो या फिर इसी प्रकार की कोई दूसरी छोटी कंपनी हो। सभी के अंदर आपको इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क लेनी है, मिनिमम रिस्क लेनी है। जितना आप रिस्क लेने को तैयार हो उतना ही अमाउंट्स लगानी है, चाहे ये कंपनी हो या फिर इसकी तरह और दूसरी कोई सेक्टर से बिलोंग करने वाली छोटी कंपनी हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सोच रखकर ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है कोई भी कंपनी के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।